नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सीरीज चल रही है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको करवा रहे हैं, वो भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में, मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज चीजें चल रही हैं। तो आज मॉड्यूल बी का यूनिट 19 का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आप बनाते हैं उसके क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं लाइक है सोल प्रोप्राइटरी क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होते हैं, देन कंपनी कैसे स्टैब्लिश करी जाती है, देन और ये जितने भी फॉर्मेट होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी किसे कहते हैं, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये सब चीजें आज के इस सेशन में हम जान जाएंगे। तो अगेन ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, सारे सेशंस को लाइन से देखिए। इसके पहले नंबर ऑफ टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं, जहां पर मॉड्यूल ए में कंप्लीट कर चुका हूं, अब मॉड्यूल बी की बारी आ चुकी है। मॉड्यूल बी के भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइन से आपको मिलते रहेंगे, उनको देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर फटाफट। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। अब क्या होगा, टेलीग्राम चैनल पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, और जो भी ठीक है यहाँ पर आपको डाउट होता है इस सेशन में, तो आप उन डाउट्स को पूछ सकते हैं, और फ्यूचर आपको इंफॉर्मेशन जीआईबी सीआईबी की मिलती रहेंगी। तो अगेन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, यहाँ पर कितने फॉर्मेट्स होते हैं, टोटल 7 फॉर्मेट्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। हम यहां पर कुल ये 7 फॉर्मेट्स होते हैं, इनकी बात करेंगे। सोल प्रोप्राइटरी क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी क्या होती है बात करेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे शॉर्ट में HUF कहा जाता है, क्या है ये बिजनेस फॉर्मेट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसे AOP और BOI के नाम से जानते हैं। ठीक है, BOI को बैंक ऑफ इंडिया मत समझिएगा, यहाँ पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। ठीक है, देन कंपनी क्या होती है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये फॉर्मेट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, वन बाय वन इनको जानेंगे डिटेल में। सबसे पहला आता है यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरी। सोल का मतलब क्या होता है, अकेला। ठीक है, अलोन। ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ, मैं जब छोटा था, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, कुछ दुकानों पर सामने लिखा होता था प्रो। ठीक है, तो मैं समझता था प्रोफेसर, प्रो का मतलब क्या है, प्रोफेसर समझता था मैं उनको। लेकिन बाद में पता चला मुझे कि ये प्रो का मतलब है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब कि आप ही अकेले इस दुकान के मालिक हो, यानी कि कोई भी ऐसा बिजनेस फॉर्मेट जिस बिजनेस फॉर्मेट में एक ही मालिक हो, उसके साथ में और कोई पार्टनर्स ना हो, इसी को बोलते हैं प्रोपराइटरी। या सोल प्रोपराइटरी का मतलब ये हो गया आप ही करता धरता हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लायबिलिटी आप ही के जिम्मे है। और अगेन उन लायबिलिटी को आपको, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है यहां पर। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब अगर ऐसा कोई बिजनेस आपने शुरू किया है, उस बिजनेस में कोई उधारी हो गई है आपकी, तो याद रखिएगा उस उधारी को आपको अपने घर से भी चुकाना पड़ सकता है। सिर्फ बिजनेस से मतलब नहीं है, उस बिजनेस के, क्योंकि आप अकेले मालिक हो, तो यहां पर आपकी अपनी निजी संपत्ति से भी मतलब है, वो भी उसकी उधारी चुकाने में जा सकती है। ध्यान रखिएगा यहां पर। तो सोल प्रोपराइटरी का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा फॉर्मेट ऑफ बिजनेस जिसमें एक ही मालिक हो, एक ही ऑनर हो। अ सोल प्रोपराइटरी इज अ टाइप ऑफ फर्म ऑन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। मालिक भी अकेला है, चला भी अकेला रहा है, एंड इन विच देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑनर एंड द फर्म। कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन, लीगल अंतर नहीं होता है ऑनर और फर्म में। जैसे कि अभी आगे आप देखोगे कंपनी में, कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, यहां पर ये सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मालिक और फर्म लगभग एक ही है। याद रखिएगा, उसकी दुकान में नौकर 4 6 8 10 हो सकते हैं, लेकिन वो मालिक तो नहीं है ना। सोल प्रोपराइटरी का मतलब है मालिक एक ही है, फर्म एक ही व्यक्ति चला रहा है। अब ऑब्वियसली काम करने वाले व्यक्तियों को तो रखेगा ही ना। द बिजनेस ऑनर इज रेफर टू एज द सोल प्रोपराइटर। बिजनेस ऑनर जो है वही सोल प्रोपराइटर है यहां पर। ही और शी एक्सक्लूसिवली ऑन ऑल द एसेट्स। उस फर्म में जितनी भी संपत्तियां हैं, ही और शी, ठीक है, वो उसको ऑन करेगा, और जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो अकेला शेयर करेगा, किसी और को प्रॉफिट नहीं देगा। ये है सोल प्रोपराइटरी। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज टैक्स्ड एज पर्सनल इनकम ऑफ द प्रोपराइटर। याद रखिएगा, यहां पर जो प्रॉफिट वो कमाएगा उसको क्या करना पड़ेगा,
आपको अपनी इनकम में, पर्सनल इनकम में शो करना होगा। जैसे इनकम टैक्स आप भरते हो ना, उसमें दिखाना होता है ना इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये सोल प्रोप्राइटर का जो भी प्रॉफिट होगा वो आप वहीं पर दिखाओगे, उसी के बिहाफ पर आपको टैक्स देना होगा। द एडवांटेज ऑफ सच अ फर्म इज दैट इट इज अ सब्जेक्ट टू मिनिमम रेगुलेशंस। एडवांटेज क्या होती है इस तरीके की फर्म में? एडवांटेज ये होती है कि बहुत कम नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। रेगुलेशंस यहां पर बहुत कम होते हैं रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि इसको एस्टैब्लिश करना बहुत आसान है। कंपनी बनाना थोड़ा सा टफ है। कंपनी की लीगल लायबिलिटीज है, कंप्लायंस है, वो फॉलो करना पड़ेगा। इसकी लीगल लायबिलिटीज और कंप्लायंस नहीं है जो आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती, बट इट फेसेस लिमिटेशन ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली आप अलोन हो तो आपको ही सब कुछ करना है, तो कैपिटल की लिमिटेशन आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी कैपिटल की लिमिटेशन। एज द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोप्राइटर्स आर लिमिटेड। जो प्रोप्राइटर है, मालिक है, उसके रिसोर्सेज, स्रोत जो हैं वो लिमिटेड है। दैट्स वाई यहां पर वो लिमिटेशन को फेस करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका, ठीक है, यहां पर सोल प्रोप्राइटरी। एडवांटेजेस, लाभ क्या है इसके? मिनिमम रेगुलेशंस हैं भाई यहां पर, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का। लिमिटेशन, सीमाएं क्या हैं? लिमिटेड कैपिटल है इनके पास, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, यही इसकी क्या है? सीमाएं हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा नहीं बन सकता। अब दूसरा यहां पर आता है दोस्तों फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। जैसा कि नाम से ही विदित है, पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी। भागीदारी मतलब आप अकेले ऑनर नहीं हो, आपके साथ में एक से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के जब किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, स्थापित करते हैं और उसको चलाते हैं, दो या दो से अधिक लोग, हमेशा याद रखिएगा, तो ऐसी फर्म को हम पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं। तो गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सीधे सीधे यहां पर याद रखिएगा, इंडियन, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। हालांकि आजादी के पहले का अधिनियम है, बट अभी भी यही चल रहा है, कॉलोनियल एरा का, इसको भी बदला नहीं गया है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियमों के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। भारतीय साझेदारी अधिनियम के सेक्शन 4 के तहत, समझिएगा यहां पर पार्टनरशिप क्या है? एक संबंध है बिटवीन पर्संस, लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड, जो सहमत हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, व्यवसाय का जो प्रॉफिट है उसको शेयर करने के लिए, व्यवसाय का जो प्रॉफिट है उसको शेयर करने के लिए, कैरीड वन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सबके द्वारा उस व्यवसाय को चलाया जा रहा है या किसी एक के द्वारा सबके बिहाफ पर चलाया जा रहा है। तो चला कोई भी रहा हो, यानी कि रन किसी के द्वारा किया जा रहा हो, बट ऑनर उसके क्या है? दो या दो से अधिक लोग हैं, तो यहां पर हम ऐसी फर्म को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। बाकायदा उसकी डेफिनेशन भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दे रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझ लीजिएगा। एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? एक एसोसिएशन है दो या दो से अधिक लोगों के लिए। एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है लोगों के बीच में यहां पर, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, कौन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सब यहां पर मेंशन होता है। द एग्रीमेंट इज टू कैरी ऑन अ बिजनेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट। व्यवसाय को इस तरीके से चलाया जाएगा कि लाभ को हमें क्या करना है? शेयर करना है। ऑब्वियसली जब कैपिटल, यानी कि बिजनेस को जब शुरू किया जा रहा है तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी जा रही है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा भाई? ऐसा थोड़ी ना कि एक व्यक्ति रख लेगा, जब सब लोग पैसा लगाएंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो भी सब लोग रखेंगे। द बिजनेस इज टू बी कैरीड वन बाय ऑल, एक सभी के लिए, या एनी ऑफ देम, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति सभी के लिए कर सकता है, तो सब मिलकर के कर सकते हैं, ठीक है, ऑन बाय ऑल, सब लोग चलाएंगे बिजनेस, या कोई एक व्यक्ति सबके बिहाफ पर कर सकता है। द पर्सन इन्वॉल्व इन द एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड पार्टनर्स। जो भी इसमें इन्वॉल्व पर्संस होते हैं उन्हीं को पार्टनर्स यानी कि साझेदार या भागीदार कहा जाता है। एंड द एंटिटी क्रिएटेड ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। और जो इकाई बनाई जाती है, स्टैब्लिश करी जाती है, जैसे वो तो क्या था? सोल प्रोप्राइटरी, ठीक है, यहां पर आपने एक इकाई स्टैब्लिश करी है, जिस इकाई को आपने क्या नाम दिया है? पार्टनरशिप फर्म। तो एक है साझेदारी फर्म, और उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ पार्टनर्स, उनको साझेदार कहा गया है। देन आगे समझिएगा, लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। हर एक साझेदार की जो लायबिलिटी है यहां पर वो अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है यहां पर। अनलाइक अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में जैसे लिमिटेड है,
ठीक है, अभी बात करूंगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। तो एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी, यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि जो कुछ होगा सब मिलकर के निपटाएंगे। जैसे मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ उन खरीदे गए शेयर्स तक लिमिटेड है। यहां पर ये सब लोग पार्टनर हैं, सारे मालिक हैं, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इन सभी की यहां पर ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म में हमने बताया तो है भागीदार, लेकिन अधिकतम भागीदार कितने हो सकते हैं भाई? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेंशन एनीथिंग बट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। भारतीय साझेदारी अधिनियम में मैक्सिमम मेंबर की कोई परिभाषा नहीं दी गई कितने हो सकते हैं, बट अभी जो कंपनी एक्ट 2013 अपडेट किया गया 1956 कंपनी एक्ट को, उसके अंतर्गत बताया गया है अ पार्टनरशिप कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 100%। कि एक पार्टनरशिप फर्म में कम से मैक्सिमम जो है 100 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अ कंपनी कैन ऑल्सो बी अ पार्टनर, कंपनी भी एक पार्टनर के तौर पर हो सकती है किसी पार्टनरशिप फर्म में। यानी कि समझ लीजिएगा जैसे पार्टनर्स है ना, ऐसे एक पार्टनर कंपनी भी हो सकती है। यानी कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी भी तो सेपरेट एंटिटी है, वो भी एज अ पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में जुड़ सकती है। द पार्टनरशिप फर्म में बी रजिस्टर्ड बट इट इज नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड होना, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। यहां पर रजिस्टर्ड हो जाती है तो थोड़े लीगल वाले जो रूल्स हैं वो थोड़ा अच्छे हो जाते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होती है तो वहां पर थोड़ा सा संशय बना रहता है। बट दोनों तरीके की हो सकती है, रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड। जैसे कंपनी तो रजिस्टर्ड ही होगी, कंपनी को जब तक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक वहां पर काम ही नहीं चलेगा, बट यहां चल सकता है। अ पार्टनरशिप हैज नो सेपरेट लीगल स्टेटस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। पार्टनरशिप का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है, ठीक है, अलॉन्ग इट्स पार्टनर्स। पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप है, पार्टनर्स नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं होगी। जैसे कंपनी में ऑनर है तो भी कंपनी है, ऑनर नहीं होगा तो भी कंपनी होगी, क्योंकि सेपरेट आइडेंटिटी है। यहां पर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। देन तीसरा आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी, बस इस पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप फर्म में एक ही फर्क है। वहां पर अगर नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है पार्टनर्स की, यहां पर लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। यह नया एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 2008 में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? एक पार्टनरशिप है जिसमें सम और ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें कुछ या फिर सारे पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, ठीक है। इट देयरफॉर हैज एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, ठीक है। इसमें इस यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में कंपनी वाली भी थोड़ी सी फीचर्स रहते हैं, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वाले भी फीचर्स रहते हैं, और पार्टनरशिप के भी एलिमेंट्स तत्व रहते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, दोनों बातें हैं यहां पर। रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एलएलपी इज डन विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब अगेन याद रखिएगा, अभी पार्टनरशिप फर्म में आपको मैंने बताया कि उसके रजिस्ट्रेशन उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, बट याद रखिएगा एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी और कहां पर होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। व्हाइल रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज डन विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म को आप रजिस्टर्ड कराओगे तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जैसे कंपनियों का एमसीए में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वैसे होता है। एलएलपी एक लीगल एंटिटी है, अनलाइक अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं होगी तो भी समझ लीजिएगा ये एक प्रॉपर लीगल, जैसे कंपनी होती है वैसे है, विच हैज नो सेपरेट लीगल स्टेटस अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। बस याद रखिएगा कंपनी और इसमें इतना ही फर्क है, ये भी अपने पार्टनर से अलग नहीं है। जैसे कंपनी और पार्टनर्स अभी बताया था ना अलग है, ये अलग नहीं है, ये भी है तो लीगल लेकिन अलग नहीं है। इन एलएलपी वन पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एक्ट ऑफ एन अदर पार्टनर। एलएलपी में होता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। दूसरे पार्टनर ने अगर कोई गलती करी है तो पहला पार्टनर उसको नहीं भुगतेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वहां पर क्या है, सब लोग मिलकर के भुगतेंगे एक दूसरे की गलतियों को भी, ठीक है। देन यहां पर बात आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पुराना फॉर्मेट है, क्योंकि भारत में पहले क्या थी, अभी भी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की ही है। वैसे तो चारों रिलीजन है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, सिख ईसाई हम कहते हैं। अगेन चारों रिलीजन बहुत अच्छे से रहते भी हैं भारत में। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब एक ही परिवार,
एक ही परिवार कोई पारिवारिक बिजनेस चलाया जा रहा है, उस पारिवारिक बिजनेस में ऑनर जो होगा, यहां पर ऑनर मतलब जो मेन डिसीजन लेने वाला, उसको कर्ता कहते हैं, कर्ता। तो अगेन HUF इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग ओनली इन इंडिया, सिर्फ भारत में है, क्योंकि अगेन और जगह पर रिलीजन ही हिंदू नहीं है, कहीं क्रिश्चियन, कहीं कोई, कहीं कोई, कहीं कोई, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में ही है। इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ, इसको गवर्न किसके द्वारा किया जाता है? हिंदू लॉ के जो प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, ये एक पार्टनरशिप फर्म से डिफरेंट होती है, एज इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस नॉट आउट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां पर जो ग्रुप साथ में आया है, अगेन पार्टनरशिप फर्म में जो ग्रुप यानी कि पार्टनर साथ में आए थे, उनको एक एग्रीमेंट ने साथ में लाया था, बांधा था। यहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, यहां पर बाई बर्थ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाचा, ताऊ, बेटा। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से ब्लड के रिलेशंस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। द फर्म इज ऑन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, जो डिवाइडेड नहीं है, याद रखिएगा, अविभाजित हिंदू परिवार के जो सदस्य हैं वही इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, कॉल्ड को पार्सिनर्स, इनको को पार्सिनर्स कहा जाता है, और एक इसमें मेन होता है जिसे कर्ता कहा जाता है। को पार्सिनर्स आर मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु बाय बर्थ एक्वायर एन इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जैसे आप पैदा होते हैं तो जो पारिवारिक संपत्ति है उसमें आपका हक आ जाता है, तो पारिवारिक बिजनेस में भी आपका हक आ जाएगा, तो एज अ मेंबर आप आ जाएंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ट्रेडिशनली इंक्लूडिंग सन्स हैं, ग्रैंड सन्स हैं, ग्रेट ग्रैंड सन्स हैं, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। बट नाउ ऑल्सो डॉटर्स विद इक्वल राइट, अब डॉटर्स को भी यहां पर इक्वल राइट दिया गया पोस्ट 2005 अमेंडमेंट। 2005 के पहले हिंदू लॉ में डॉटर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, अब इन्वॉल्व किया जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में। दे होल्ड अ कम्युनल अनडिवाइडेड शेयर, ये यहां पर कम्युनल अनडिवाइडेड शेयर, पोजेसिंग राइट्स टू पोजेस, कोई भी चीज को आप पोजेस कर सकते हैं, उसका राइट्स। एंजॉय एंड डिमांड अ पार्टीशन ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एक्टिंग एज ज्वाइंट हीयर्स, ध्यान रखिएगा यहां पर। The business of Hindu undivided family is typically managed by the senior most male member. सीनियर मोस्ट मेल मेंबर इसको मैनेज करता है, ऑनर होता है, वही जो मैंने आपको बताया, उसी को कर्ता या मैनेजर कहा जाता है। मैनेजर इंग्लिश वर्ड है, वैसे हिंदी में यहां पर कर्ता इस्तेमाल किया जाता है। For the sake of income tax, Hindu undivided is considered a separate entity and is taxed separately. जब भी आप पैन के लिए अप्लाई करते हो, देखिएगा वहां पर लिखा होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इनकम टैक्स के बिहाफ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक सेपरेट एंटिटी माना गया है, तो इनका टैक्स भी HUF के आधार पर ही अप्लाई होता है, क्योंकि यहां पर इनकम तो सबकी एक साथ में है ना, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बिजनेस है, उसी से इनकम हो रही है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को सेपरेट एंटिटी बना करके इनकम टैक्स दिया जाता है। फिर पांचवा आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP और BOI। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन नाम ही है, लोगों का समूह। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पर्संस है, ग्रुप ऑफ पर्संस है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है इसको एस्टैब्लिश किया गया हो या ना एस्टैब्लिश किया गया हो, हु कम टुगेदर फॉर अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो एक साथ आए हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मेंबर्स ऑफ AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल का मतलब है हम और आप लोग, आर्टिफिशियल का मतलब जैसे कंपनी, कंपनी भी मेंबर्स हो सकती हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म में कंपनी मेंबर थी ना, वैसे ही यहां भी हो सकती है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। नेचुरल पर्सन ही होंगे, बस AOP में नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के पर्सन हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में हमेशा कौन पर्सन होंगे? वही मेंबर्स होंगे जो नेचुरल पर्सन होंगे, उनके अलावा कोई नहीं होगा। ये भी है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, हु ज्वाइन टुगेदर फॉर अर्निंग इनकम, जो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, किस लिए ज्वाइन कर रहे हैं? इनकम को अर्न करने के लिए, इनकम को अर्न करने के लिए। बोथ AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इनको सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। इसलिए जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का इनकम टैक्स लिया जाता है, वैसे ही इनको सेपरेट एंटिटी के बिहाफ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रखा गया है और उसी के बिहाफ पर इनसे टैक्स लिया जाता है। और फिर यहां पर आता है 6 नंबर पर कंपनी। नाम ही है कंपनी। कंपनी यानी कि अगेन एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जहां पर नंबर ऑफ पर्संस इन्वॉल्व हैं, लेकिन बाकायदा कंपनी एक्ट 2013 की गाइडलाइन से इसको एस्टैब्लिश किया गया है। कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कई प्रकार की हो सकती है। टाइप्स ऑफ कंपनी में इसके पहले वाले सेशन में पढ़ा चुका हूं, अगर आपको नहीं पता है तो उन सेशंस में जाकर के देख लीजिएगा, या टाइप्स ऑफ कंपनी बाय अखिलेश सर सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, तब भी आपको मिल जाएगा। A company is an association of person, कंपनी भी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, who contribute money,
जो मनी या मनी की वर्थ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक कॉमन स्टॉक में एंड यूज इट फॉर कॉमन पर्पस, एक कॉमन पर्पस उद्देश्य के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है और इफेक्टेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा ही क्रिएट है और लॉ के द्वारा ही प्रभावी है। इट इज अ लीगल पर्सन, कंपनी एक अपने आप में खुद पर्सन होती है, यानी कि कंपनी का ऑनर अलग एंटिटी है, कंपनी अलग एंटिटी है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। कंपनी चलेगी ऑनर रहे या ना रहे। इट इज अ लीगल पर्सन जस्ट एज मच एज इंडिविजुअल बट विद नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। कंपनी भी एक पर्सन है, बस उसके इतना ही याद रखिएगा, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे हम और आप लोग दिखाई दे रहे हैं, कंपनी दिखाई नहीं दे रही यहां पर। सेक्शन 220 चैप्टर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है कंपनी को, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो कंपनी स्टैब्लिश करी गई है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या प्रीवियस कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 1956 था उसके तहत स्टैब्लिश किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 ऑल्सो परमिट्स फॉर्मेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी। कंपनी एक्ट 2013 से एक नया सिस्टम आया है जिसे नाम दिया गया है ओपीसी, यानी कि वन पर्सन कंपनी, जिसमें एक ही पर्सन इसका मेंबर होता है। ये नया कॉन्सेप्ट है वन पर्सन कंपनी का। और सातवां यहां पर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपने सुना होगा सहकारी समितियां, ठीक है। तो दिस कैन ऑल्सो बी वन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक बिजनेस फॉर्मेट है। इनका ज्यादातर जो सिस्टम है सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए सोसाइटीज काम करती हैं। तो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पर इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, ठीक है, अपने कॉमन गोल्स को प्रमोट करने के लिए। म्यूचुअल असिस्टेंस एंड सर्विस, एक दूसरे का सहयोग करना, सेवाएं प्रदान करना, आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य होता है एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्रॉफिट मेकिंग। बस ये बात याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया ना, और ऑर्गेनाइजेशन का काम है प्रॉफिट मेकिंग, लाभ बनाना। इनका काम क्या है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काम सिर्फ इतना है कि अगेन ये लोगों का भला करते हैं। अगेन जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं आप देखोगे वहां पर चीजें आपको कम दामों में मिलेंगी हमेशा। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी बाय लॉ। और इसी के लिए आप तो याद रखिएगा पूरी की पूरी एक मिनिस्ट्री बना दी गई है इनके डेवलपमेंट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है, और जिसके मिनिस्टर हैं अमित शाह। और अगेन इसी का नारा है सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, ठीक है, ये नारा है इसका। और अगर अभी हाल ही में इसकी न्यूज आपने सुनी हो तो याद रखिएगा उबर और ओला, ठीक है, उबर और ओला ये बहुत ज्यादा अपने ड्राइवर से चार्ज करते हैं, ड्राइवर्स को इनसे लॉस हो रहा है उबर ओला की सर्विसेज से। इसी के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च करने की बात कही गई थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के द्वारा, जहां पर मिनिमम सिस्टम रखा जाएगा, मिनिमम चार्जेस होंगे, आपको कम किराए पर जाने का मौका मिलेगा क्योंकि यहां पर किसी को चार्जेस नहीं चुकाने हैं, ठीक है। भारत टैक्सी के नाम से एक टैक्सी आएगी, भारत टैक्सी, ठीक है, ये कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये है पूरा का पूरा आपका सिस्टम, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगेन इट एक्वायर्स एन आइडेंटिटी क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। इट कैन परचेज एंड डिस्पोज ऑफ इट्स एसेट्स, ये खरीद सकती है, अपनी एसेट्स को डिस्पोज कर सकती है, ये भी केस कर सकती है और इसके अगेंस्ट भी केस किया जा सकता है। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेस्टेड इन द मैनेजमेंट कमेटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट है वो एक मैनेजमेंट कमेटी देखती है जो अपने मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट करी जाती है, इसलिए यहां पर इलेक्शंस भी होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने प्रकार की होती है मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखिएगा कुछ ऑफर्स आपके लिए जबरदस्त, जीआईबी महापैक। दोस्तों महापैक के लिए ही हम सब लोग आपसे कहते हैं रीजन, एक बार एक पैकेज परचेज करना है, ठीक है। अगेन वैलिडिटी 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की होती है। हाँ, क्योंकि हम ये भरोसा रखते हैं कि 24 मंथ में आपका हर हाल में क्लियर हो जाएगा। और एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 5 अटेम्प्ट्स और 3 इयर्स मिलते ही हैं, उसी के तहत इसको बनाया गया है, ठीक है। तो 24 मंथ वाला या 12 मंथ वाला या 6 मंथ वाला पैकेज ले सकते हैं। इस समय में जितने भी और पैकेज हम लॉन्च करेंगे वो आपके महापैक में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। एक पैकेज सभी समस्याओं का सलूशन है। प्रीवियस बैचेस जो लॉन्च हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो 2799 6 मंथ का प्राइस है, 12 मंथ का 3999 और 24 मंथ का 599 प्राइस है इसका।
जीआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 चल रहा है मई 2026 एग्जामिनेशन के लिए। रेगुलर प्लान और प्रो प्लान। प्रो का मतलब क्या है? प्रो में एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे मेंटोरशिप आपको मिलती है, मेंटोरशिप बैच मिलता है जूम के माध्यम से, डेली प्रैक्टिस आपको इनफाइनाइट प्रैक्टिस मिलती है, देन टेस्ट सीरीज आपको मिलती है बाकायदा, ठीक है, और खजाना, खजाना के नाम से ऑफर्स आते रहते हैं, वो आपको बीच बीच में मिलते रहते हैं। इसीलिए प्रो का प्राइस थोड़ा ज्यादा है 2999, नॉर्मल प्राइस है 1999। देन वीकेंड बैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे हमारे बैंकर्स जिनको वीकेंड में तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो एक एग्जामिनेशन छोड़ के, यानी कि अभी से लॉन्च कर दिया गया है नवंबर 2026। तो अगर आपको समय नहीं मिलता है और आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, यानी कि अभी हम मई तो टारगेट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि वीकेंड की आप पढ़ाई करोगे, वीकेंड में आप लाइव हमसे जुड़िए और नवंबर एग्जाम अपना क्लियर करिए। तो नवंबर के लिए अभी से वीकेंड बैच लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर सैटरडे और संडे आपकी क्लासेस होती हैं। तो सैटरडे संडे आप जुड़िए और हमारे साथ नवंबर की तैयारी करिए। बढ़िया आराम से समय मिलेगा, आराम से तैयारी करेंगे वीकेंड। बाकी दिन पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना समय नहीं निकाल पाते हो, तो जो लोग समय नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए ही है। 2499 रेगुलर प्लान है, प्रो प्लान है इसका 3499 का। देन एमसीक्यू बैच भी हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जिसका रेगुलर प्लान 1999 और अगेन प्रो प्लान 2999 का है। यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, आरबी ग्रेड बी, ठीक है, फेज 1 फेज 2 दोनों तैयारी हम करवाते हैं। रेगुलर है 2299 और प्रो प्लान है यहाँ पर 3799 का। और जेआईबी के एस्पायरेंट्स के लिए जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनकी 4 इंपॉर्टेंट बुक्स, इसका भी पैकेज आपको मिल जाएगा। पीडब्ल्यू ऐप से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइस है 1224। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सारी की सारी आपको, जहां पर अगेन थ्योरी भी है, यहाँ पर हिंट और सॉल्यूशंस भी हैं, क्वेश्चन केस स्टडीज भी हैं और माइंड मैप भी है क्विक रिवीजन के लिए। चारों सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आरबीडब्ल्यूएम हो, पीपीबी हो, आईआईएफएस हो और एएफएम हो, चारों सब्जेक्ट का सेट ऑफ 4 बुक्स आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप परचेज कर सकते हैं। और सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।